बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बस आज यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं और ना कोई ताम बजुज़ पीप के जिसे कोई नहीं खाता बजुज़ ख़ताकारों के। बस मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और जिन्हें तुम नहीं देखते। बेशक ये कौल है एक इज़्ज़त वाले रसूल का और ये किसी शायर का कलाम नहीं, लेकिन तुम बहुत कम ईमान लाते हो। और ना ही ये किसी काहन का कौल है, तुम लोग बहुत कम तवज्जो करते हो। सूरा अल-हाका की आयत 35 से 42 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। नाज़रीन, आज मंगल है, 16 जमादी उस्सानी 1433 हिजरी, 8 मई सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत खुशामदीद। कैसे मिजाज हैं? देखिए, ये अल्लाह ने कहा कि ये शायरी नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि नसर में भी शायरी की जा सकती है, क्योंकि कुरान में जो तरन्नुम है, जो रिदम है, जो एक ख़ास तरह का डिसिप्लिन उसमें रखा हुआ है, वो किसी कलाम में नहीं है। बिल्कुल, ये कलाम अफजल है और बहुत आला कलाम है। और मैं समझता हूँ कि इस कलाम की पैरवी करते हुए जो आदमी लिखता है वो अपनी तहरीर में तासीर लाता है। बिल्कुल सही। और इसमें जिक्र किया गया कि तुम लोग बहुत कम तवज्जो करते हो, इस पर गौर व फिक्र किया करो, लेकिन हम आज कुरान पाक से बहुत दूर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जज्बा नीस्त मुमकिन जज्बा कुरान अजीज़तन, कुरान के बगैर जीना जो है वो मरने के भी ज़्यादा ख़तरनाक है जीना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपकी राय से हम आज की लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। और कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, कॉलम निगारों को भी मदऊ किया था। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 80 और 90 के अशरे की सियासत नहीं चाहते, मगर मुजरिम वज़ीर आज़म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदलिया को तस्लीम ना करने की रविश तबाही का बायस बनेगी। मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े नहीं देगी। ऐसा करें तो हुकूमत मर्जी की निगरान हुकूमत बनाएगी, मनपसंद इलेक्शन कमीशन तश्कील देगी। खुमियाजा तमाम जमातों को भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके असल जिम्मेदार जरदारी हैं। उन्होंने बेनज़ीर के किसी वादे की पासदारी नहीं की। हुक्मरानों की रुखसती के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। और फिर कौमी असम्बली के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि नेटो सप्लाई पर अहमद मुख्तार के बयान पर सेनेट से मुस्लिम लीग नून JUI का वॉकआउट। कौमी सलामती कमेटी की शदीद बरहमी। मुस्लिम लीग नून का गिलानी के मुस्ताफ़ी ना होने पर इजलास का बायकॉट। वज़ीर दिफा के बयान संगीन और पार्लियामेंट की करारदादों के मुनाफी हैं। मुल्क बेयारो मददगार है, गिलानी इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। ज़फ़रुल हक। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ियों को, कॉलम निगारों को मदऊ किया था कि आप भी इस महफिल में गए थे और गुफ्तगू हुई आपकी मियां साहब से? इन दोनों खबरों का नहीं, मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, मुझे वो नहीं बुलाते, क्योंकि मैं सच कहने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि सच कड़वा लगता है हर आदमी को, क्योंकि ये एक कॉलम निगार का तरीका नहीं है कि वो जानेदार हो जाए, कि वही कॉलम निगार है जो आपके हक में है और वो कॉलम निगार नहीं है जो आपके खिलाफ लिखता है। मैं समझता हूँ कि मैं हक में भी लिखता हूँ और मैं खिलाफ भी लिखता हूँ। जो बात सच्ची होती है उसके लिए तारीफ़ करता हूँ और जो बात ऐसी नहीं होती उस पर तनकीद करता हूँ। सच्ची बातें सुन के, आपकी सच्ची बातें सुन के मियाँ साहब नाराज़ हो जाते हैं? मियाँ साहब वो मुझसे टेलीफोन पर भी नाराज़गी का इज़हार उन्होंने किया था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपका दोस्त वो है जो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक। चले, मियाँ साहब ने फरमाया कि 80 और 90 के अशरे की सियासत नहीं चाहते, मगर मुजरिम वज़ीर आज़म को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर जो है ये मगरमच्छ है। अच्छा, यानी हम ये 80 और 90 की सियासत नहीं चाहते मगर हम कर रहे हैं ये मुराद है उनकी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये वही कुछ है जो 80 और 90 में हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत टूटी, नवाज शरीफ की आई, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी, बेनज़ीर की आई, फिर बेनज़ीर की टूटी, नवाज शरीफ की आई, और अब ऐसा ही होगा। ये इनकी ख्वाहिश अंदर से यही है। अभी ऐसा होगा मेरा ख्याल है हुकूमत टूटेगी और फिर मियाँ साहब की आएगी। मियाँ साहब के लिए कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, और ये बारियां और ये तैयारियां अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता तैयारियां कौन कर रहा है और बारियां कौन लगा रहा है। बारियां नवाज शरीफ लगा रहे हैं और तैयारियां जो है वो जरदारी साहब कर रहे हैं। वो भी बाहर नहीं आते। वो देखे ना, 80 और 90 की जो सियासत थी वो दोनों ने की थी, पीपल्स पार्टी ने भी और नवाज शरीफ ने भी, और इनसे करवाई गई थी। ठीक, देखें ये क्या सियासतदान है, इनका अपना कोई विजन नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो क्या है, इनसे कराया जा रहा था और अब भी
इनसे ये बातें कराई जा रही हैं। मैं कैटेगरी ये कह रहा हूँ, वाज़ेह तौर पर ये कह रहा हूँ कि ये सियासत जो है ये इनकी सियासत नहीं है। ये जिनकी सियासत है वो कहाँ है, वो मौजूद है इनको, और वो कराया जा रहा है। ज़रदारी साहब तमाम जिम्मेदार मौजूदा सूरत हाल की, मियाँ साहब ने ये फरमाया, और तमाम इदारों के साथ जो कुछ हो रहा है सबके सब जरदारी साहब की वजह से हो रहा है। देखिए ये कैसे बात हुई है, मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब गलत करें। मैं समझता हूँ कि जरदारी को मजबूत करने वाले नवाज शरीफ हैं। वो जरदारी की जमहूरियत के तो वो बहुत हामी थे। उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी की हुकूमत जो जमहूरियत है उसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो जाऊंगा, ये नवाज शरीफ ने कहा था। तो उस वक्त ये थे, आप कहते हैं कि जरदारी की मौजूदगी में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो ये क्या तादाद है, इसको मेरे ख्याल ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में एहतशाम में एक बात करूँ आपके इस प्रोग्राम में कि अगर नवाज शरीफ खुले दिल का मुजाहरा करते, उनके अंदर अल्लाह की तरह माफ़ कर देने की सिफत जो थी वो होती, और बड़े आदमी वो होनी चाहिए, बड़े आदमी को खुले दिल का होना चाहिए। अगर वो सब लोगों के मामला से दरगुजर करते, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो नवाज शरीफ ने भी किया था। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया था वो ठीक था, तुमने वही कुछ किया है मगर ठीक नहीं किया, तो ये तो गलत है। चौधरियों के साथ अगर वो मामला करते, मजीद निज़ामी साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी, मुस्लिम लीगें मुत्तहिद हो जाती तो खुदा की कसम वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, और ये इंतशार ना होता जो कि आज नजर आ रहा है। तो इसके जिम्मेदार बहुत हद तक खुद नवाज शरीफ भी हैं। मैं इसमें आज भी अमीर इमाम को तो कबूल कर लेते हैं। अमीर इमाम कौन है? अमीर मुकाम जिसको पिस्तौल दिया था जनरल मुशर्रफ ने, और नवाज शरीफ ने फरमाया था कि मैं जनरल मुशर्रफ के किसी अजीज को कबूल नहीं करूँगा। तो अब मारूफ मेमन कौन है? मारूफ मेमन की तस्वीर आज छपी है जिसमें वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ नारे लगा रही है। तो कभी था कि ये मुस्लिम लीग काफ में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारे लगाया करती थी। तो ये क्या करैक्टर है हमारे सियासतदानों का? ये लोटस हाजी की मुहिम किसकी पैदा करता है? मैं ज़्यादा बातें नहीं करता क्योंकि नवाज शरीफ नाराज़ भी हो जाते हैं। नवाज शरीफ के लिए मेरे दिल में नरम गोशा भी है। मैं समझता हूँ कि वो मुहिब्बुल वतन भी है, वो पाकिस्तान मेड भी है, मगर ये जो कुछ किया जा रहा है ये किसी दौर। अच्छा, सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज नवाज शरीफ साहब रवाना हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप सिंध में मुस्लिम लीग नून की पेनिट्रेशन को? और ख़ास तौर पर मुमताज़ भुट्टो साहब से भी राब्ते में है और काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि अंदरूनी सिंध में अपना वोट बैंक कायम किया जाए, क्रिएट किया जाए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्ड इस्तेमाल किए जाएँ, ऐसी शख्सियात को मुस्लिम लीग नून में लेकर आया जाए जो कि मजबूत हों और फिर सीटें जो है वहाँ से जीती जा सकें। आप देखें कि मुमताज़ भुट्टो ने उस वक्त के बाद, जब भुट्टो ने उसको टैलेंटेड कज़न कहकर वज़ीर आला सिंध बनाया था, आज तक उसकी कोई कंट्रीब्यूशन, उसकी कोई अचीवमेंट, उसकी कोई कामयाबी, उसकी कोई कामयाबी नहीं है। तो फिर वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर क्या करेगा? देखे ना, आधे वज़ीर मुशर्रफ के नून लीग में, आधे वज़ीर मुशर्रफ के इमरान खान के बाद, तो मैं समझता हूँ इमरान खान क्या करेगा और नवाज शरीफ क्या करेगा? नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च, जो लॉन्ग मार्च हो गया, और अब इमरान खान सुनामी मार्च करने की कोशिश करेगा और सुनामी मार्च बदनामी मार्च हो जाएगा। राइट, इस पे मजीद आपके कॉलम में भी बात करेंगे और इसी मौजू पे डॉक्टर साहब का कॉलम भी है नाज़रीन, लेकिन मजीद खबरें शामिल करना चाहेंगे, कुछ बात करते हैं सप्लाई वाली बात। जी बिल्कुल, हिना रबानी खर साहिबा का बयान है, वो कहती हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ इकदाम नाकाफी, यकीन है एमन अल जवाहिरी पाकिस्तान में हिलरी, ठोस सबूत दें हिना रबानी खर। ईरान का एटम बम दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, इसराइल खौफजदा है, भारत ईरान से तेल की खरीदारी कम करे, हिलरी क्लिंटन। और हिना रबानी खर कहती हैं कि अल जवाहिरी की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले, अलकायदा पाकिस्तान की दोस्त नहीं, भारत संजीदगी दिखाए, मसला कश्मीर का हल जरूरी है। हिना खर 2 बयान आते हैं, एक अहमद मुख्तार साहब के बयान के बारे में तो शदीद एतदारी भी है। मैं समझता हूँ कि भाई बैनुल अक़वामी क़वानीन की जो अमलदारी है वो सिर्फ पाकिस्तान का फर्ज है, वो अमेरिका का फर्ज नहीं है। और अगर वो अमलदारी हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ होती है तो क्यों उस पर किया जाए? कल भी हमने बात की कि हमारी बयान उन्होंने क्यों दिए, क्या वो अमेरिका के वजीर दिफा हैं? इस तरह के बयान जो हैं वो मुल्क में गम गुस्से में मजीद इजाफा कर रहे हैं। एहतशाम, आप सादा आदमी हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ कौन है जो अमेरिका का एजेंट नहीं है? अपोजिशन भी और इमरान खान भी मैं उसको शामिल करता हूँ, मुझे सारे अल्ताफ हुसैन, असमान जारबरी, ये कैसे लोग हैं कि जो पहले रूस के हक में था, जब वो अफगानिस्तान में कब्जा किए हुए था तो असफंदार भली के वालिद भी और ये भी, और अब अमेरिका ने वहाँ कब्जा किया हुआ है तो ये अमेरिका के हक में। अमेरिका, ये वाइट हाउस में जाते हैं, वाशिंगटन में जाते हैं, वहाँ से इनको डॉलर आते हैं। तो यानी आप देखें ना, एक बात हुई थी, बहस हो रही थी कि जी CIA के एजेंट कौन है? उन्होंने कहा जी फलां है। उन्होंने कहा जी नहीं,
CIA का एजेंट सिर्फ एक है पाकिस्तान में, और वो सदर पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान है वो जो अमेरिका का एजेंट होता है, और वही कोई वजीर जो है वो कुसक भी सकता है। ये मैंने पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो क्या, देखे ना, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है वहाँ पर भी जर्नैल जो है वो आज़ादी से इज़हार राय करते हैं, लेकिन किसी सियासी पार्टी की पार्लिमानी कमेटी में कोई आदमी जो है वो जुर्रत नहीं कर सकता कि अपने पार्टी के लीडर के खिलाफ बात करे या उसकी राय की, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात करे। ये सूरत है, ये जमहूरियत है। ये कैसी जमहूरियत है? और मैं तो जमहूरियत के वैसे ही खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है असल वो जमहूरियत थी जो हजरत उमर के ज़माने में थी। बेशक जब उमर को चैलेंज किया जा सकता है तो फिर जरदारी को क्यों चैलेंज नहीं किया जा सकता, फिर नवाज शरीफ को क्यों चैलेंज नहीं किया जा सकता, असफंजार को और इमरान खान को क्यों चैलेंज नहीं किया जा सकता? तो ये जमहूरियत नहीं है। और कुछ लफ्ज़ों का तो मजाक उड़ाया गया है। जमहूरियत, शहादत, और तो देखिए ऐरा गैरा जो भी मर जाता है उसको शहीद कह देते हैं। इन्होंने शहीद के लफ्ज़ को भी गलतुल आम करके बदनाम किया है और जमहूरियत को भी बदनाम किया है। ये हुकूमत है भाई, हुकूमत और रियासत को गड़बड़ किया गया कि जो हुकूमत के खिलाफ है वो रियासत के खिलाफ है, उस पर खरीदारी कर, और अब जो हुकूमत के खिलाफ है वो जमहूरियत के खिलाफ है। अब एक नई इस्तेलाह चली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जाती है। ये नवाज शरीफ भी इस्तेमाल करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, और जरदारी भी कहते हैं और इमरान खान भी कहता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें और मैं कहूँ, अगरचे मैं आज़ादी राय का और एहतराम आदमियत का कायल हूँ, मैं कहता हूँ कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों के दौर में ज़्यादा जमहूरियत थी, खुदा की कसम, इन लोगों से। ये सिविलियन दौर में ज़्यादा जमहूरियत, बिल्कुल, ये सिविलियन डिक्टेटर हैं और ये डिक्टेटरशिप जो है ये उस डिक्टेटरशिप से ज़्यादा जालिम है। कल भी एक मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से, और उस ये कहा कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ज़्यादा बेहतर था। आज जमहूरियत ने हमें क्या दिया है? महंगाई के तोहफे दिए जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। गुज़श्ता 15 घंटों से लाइट नहीं है, पंजाब के साथ एक बार फिर ज्यादती की जा रही है। देखिए ना, तो मैं होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये क्या, ये बाय द पीपल है, ये फॉर द पीपल है? ये अमेरिका के लाई हुई गवर्नमेंट है। हमारे वोटों से ये गवर्नमेंट नहीं बनी, ना हम इनको बनाया है। खुदा की कसम ये बड़ा जुल्म है और अखीर हो गई है जुल्म की। और पंजाब एक सराइकी एक मिसरा है कि इतना जुल्म मुनासिब ना ही। अच्छा, इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? पंजाब के हवाले से खासतौर पर हमने देखे कि तवानाई कॉन्फ्रेंस होती है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2 छुट्टियां नहीं होंगी पंजाब के अंदर क्योंकि पंजाब के साथ ज्यादतियां की जा रही है और प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन फिर हमने देखा कि पंजाब को ही टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर ही देहात में 18 घंटे, शहरों में 15 घंटे तक भी लाइट जो है वो जा रही है। लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के होते हुए इन्हें अपोजिशन नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस बात का कायल हूँ, इस बात के हक में हूँ। अपोजिशन में पोजिशन होती है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होती है। ये जमहूरियत है आज की जिसमें वो हुकूमत में भी हैं और वो अपोजिशन में भी हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी कई लोग जो है अपोजिशन के साथ साथ फैसल रजा आबदी को देखें आप टीवी चैनल पर और सुने, ये तो किसी अपोजिशन लीडर से भी ज़्यादा यानी बड़ी मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो वो करता है, जो कहता है ये कल अब देखें। तो ये क्या चीज़ है? इन लोगों ने जमहूरियत को भी बदनाम किया है, हुकूमत को भी बदनाम किया है, अपोजिशन को भी बदनाम। डॉक्टर साहब कुछ और हम खबरें शामिल करना चाहेंगे। वज़ीर आज़म गिलानी का बयान है कि अच्छा, ये हिना रबानी खर की बात आप देखें, आप इकट्ठी खबरें पढ़ लेते हैं ना तो फिर मुझे जरा कंफ्यूजन होता है। आप खबर पढ़ा करें। हिना रबानी खर जो है वो कितनी मतलब डिफेंसिव होकर बोलती है कि अमन ज़वाहिरी पाकिस्तान में, वो कहती है सबूत दें, कार्रवाई करेंगे। भाई तुम दो टोक कहो कि अमन ज़वाहिरी नहीं है पाकिस्तान में, और मेरा तो ये अकीदा है कि अमन ज़वाहिरी पूरे जहान में नहीं है, पूरे जहान में ये कनकॉटेड है इसका अमेरिका का। उसामा भी अमेरिकी इलेक्शन जो है सदारती इंतखाबात है, उससे पहले कोई इसी तरह का कोई एक नया शोशा छोड़ना था और वो छोड़ दिया। हाफिज सईद साहब के हवाले से कैमरॉन मंटर ने यह कहा पाकिस्तान में कि हमने तो उनके सर की कीमत ही नहीं रखी थी। हिलरी क्लिंटन भारत में नई दिल्ली में खड़े होकर ये कहती हैं कि वो जो भारत का मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करती हैं और हाफिज सईद के खिलाफ इक़दामात जो किए गए वो नाकाफी है। एक शेर है कि मीर तकमीर का कि जाता है यार गैर की तरफ तेग बकफ, ठीक ए कुश्ता सतम तेरी गैरत को क्या हुआ? तू दोस्त था, पाकिस्तान दोस्त था अमेरिका का, और वो कभी भारत की लाडलियाँ करता है, कभी अफगानिस्तान की वो सरपरस्तियाँ करता है। तो फिर ये क्या हमारी गैरत कहाँ है? देखिए मैं समझता हूँ कि ओबामा 2 दफ़ा अफगानिस्तान में आया है और उसने इस काबिल नहीं समझा पाकिस्तान को कि 1 मिनट के लिए भी पाकिस्तान आए।
बिल्कुल सही। वो मुशर्रफ अपने सदर बुश वो हिंदुस्तान आया था, हिंदुस्तान की सैरें करता रहा। ओबामा आया, मार्शल ओबामा जो थी वो डांस करती रही हिंदुओं के साथ, और उसको देखते रहे गौर से पाकिस्तानी, ये गौर से देखते रहे, गौर से देखते रहे। अच्छा देखे ना, अच्छा सदर बुश तो आ गया, लेकिन वो एक रात के लिए आया और उसने ऐवान सदर में ठहरना भी मुनासिब नहीं समझा। ये एक तमाचा था हमारी हुकूमत के मुंह पर। मुशर्रफ जो था उसकी गैरत कहाँ थी, वो सफारत खाने चला गया और वो क्रिकेट खेलता रहा। यानी जो थक कर आया था भारत से, यहाँ पर वो रिलैक्स होना चाहता तफरीह करने आया। और मुशर्रफ ने कशमाला तारक को वहाँ क्रिकेट खिलाने के लिए भेजा था, क्योंकि वो कहता था कि इसको ज़रा बॉलिंग अच्छी आती है, और उसकी बॉलिंग को सदर बुश ने गुगली कहा था, गुगली। तो सदर ओबामा आता, इसी तरह एक ही दिन के लिए आता, और वो जो एबटाबाद वाला खंडर है, वो जो मैदान बन गया है, वहाँ पर गुल्ली डंडा खेलता। और सुना है कि नारबानी खर को गुल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक है, तो वो उसको जरदारी जो था वो गुल्ली डंडा खेलने भेज देता, तो कम से कम कोई इज्जत तो रह जाती ना थोड़ी सी। ये ओबामा उसामा, मुझे तो लगता है कि इनका भी कोई आपस में ताल्लुक है, क्योंकि पहले भी सदर बुश की दूसरी बारी के लिए ओबामा की तकरीर जो थी उसको सामने लाया गया था और वो चंद वोटों से जीता था। और अब ये काफ़ी नहीं समझा गया, अब ओबामा को कत्ल करना ज़रूरी समझा गया है, और उसके लिए ओबामा जो है तकरीर कर रहा है, उसके लिए वो इतला दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जब ओबामा और मैट रोमनी के दरमियान कांटेदार मुकाबला भी है, अब क्या हिकमत अमली हो सकती है ओबामा की ये इंतखाब जीतने के लिए? फिर कोई उसामा के हवाले से कोई नया इशू क्रिएट किया जा सकता है, या एमन ज़वाहिरी वो तस्वीर जारी कर देंगे, क्या करेंगे? मुझसे इख्तलाफ भी हो सकता है कि सदर बुश तो जीत गया था ये सारे ड्रामे और फराड से, लेकिन सदर ओबामा कभी नहीं जीत सकेगा, ये मेरा दिल कहता है। इसकी वजूहत तो जाहिर है कि वो मुशर्रफ से ज़्यादा कम्प्लेक्स हमारा हुआ है। वो चूँकि काला है, वो समझता है कि अगर मैं मुसलमानों की हिमायत में कोई बात करूंगा तो चिट्टे जो हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। जिस तरह मनमोहन सिंह सिख है, वो कहता है कि मैं अगर कोई बात ऐसी करूंगा जो पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की बात होगी तो हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लिहाजा मनमोहन सिंह की जो कैफियत है हिंदुस्तान में, वही कैफियत अमेरिका में सदर ओबामा की है। तो सदर ओबामा जो कुछ कर रहा है वो गलतियों पे गलतियाँ कर रहा है। अच्छा, फिर वो ज़्यादा ज़ालिम है बुश से और ज़्यादा बुज़दिल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सफ़ेद लोगों ने एक बारी ओबामा को दे दी दुनिया भर को दिखाने के लिए। काम उससे वही कुछ ले रहे हैं, वो काम उससे ओबामा से वही ले रहे हैं जो उन्होंने बुश से लिया था, मगर उन्होंने दुनिया वालों को दिखा दिया है कि हम काले को भी सदर बना सकते हैं। तब्दीली की बातें करता था इलेक्शन कैंपेन में ओबामा, तो किसी ने पूछा कि भाई तब्दीली कहाँ गई, उन्होंने कहा ये तब्दीली कम है कि पहले चिट्टा सदर था अब काला सदर। बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। ये बहुत बड़ी तब्दीली। राइट, डॉक्टर साहब से नाज़रीन बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, लेकिन पहले वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर अजमल न्याजी साहब से बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम कॉलर शामिल करने से पहले एक खबर, वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का बयान कि पाकिस्तान और भारत को गैर रियासती अनासर से खतरा है, मुश्तरका दुश्मनों से मिलकर लड़ना होगा। कुछ क़ुव्वतें दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। भारत के साथ ताल्लुकात अहम हदफ है। तकरीब से खिताब और भारतीय वज़ीर दिफा के हवाले से और पाकिस्तान के एक मुतालबे के हवाले से भी खबर कि भारत सियासतदान से फौज वापस बुलाए, पाकिस्तान का बाज़ाब्ता मुतालबा तजवीज़ ज़ेर गौर है। भारतीय वज़ीर दिफा पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है। सदर जरदारी और मनमोहन मसाइल का काबिल कबूल हल चाहते हैं। राज्यसभा में बयान। और पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। कुमैर साहब है हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम कुमैर साहब। श्याम भाई, आप और नियाज़ी साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्याम भाई, ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल मुल्क में चल रही है, इसके लिए जमात इस्लामी इमरान खान नवाज शरीफ को एक होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो रहे। इमरान खान की लॉजिक है कि इस्तीफे दें। मुझे आप ये बताएं कि गिलानी और इमरान खान की ये एक ही फरमाइश क्यों है कि इस्तीफे दे नून लीग? और दूसरा, अगर इस्तीफे दे देते हैं तो क्या यहाँ गवर्नर राज नहीं लग जाएगा? एक जगह जो पीपल्स पार्टी से महफूज है वो उसके हाथों में नहीं चली जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान कौम से मुखलस हैं तो चोरी शुजात अपने बाप का कत्ल माफ करके पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकता है। नवाज शरीफ
लोगों को वापस काफ लीग से नून लीग में ले सकता है, तो ये क्यों नहीं बैठ सकते? अगर लाजक ये है कि ये जी उन्होंने उस वक्त हमें कहा कि नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, आप लड़ गए, तो इसको माफ कर देना चाहिए कौन? राइट उमर साहब, अभी हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, तीनों जमातें क्यों नहीं एक साथ बैठ रही? किसी हद तक ये बात दुरुस्त है जो ये हमारे कादर साहब कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतें हैं, वफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, तो फिर क्या फ़र्क क्या है? ठीक, वो भी अपोजिशन करते हैं, ये भी अपोजिशन करते हैं, तो लोग तमाशा देख रहे हैं, ये कोई सूरत हाल नहीं। इस्तीफों का जो मुतालबा है नवाज शरीफ साहब से इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, गिलानी साहब भी कर रहे हैं, दोनों क्यों इस्तीफों का मुतालबा कर रहे हैं? और अगर इस्तीफा दे देते हैं नवाज शरीफ साहब, उसके क्या नुकसान आते हैं? मैं देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि भाई इनके इस्तीफे देने से असम्बली खत्म हो जाएगी, ठीक, वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहा, मगर वो खुद बहुत तहलील हो जाएगा, एक तो ये बात है, ये होगी, और इसके लिए भी एक कैंपेन चलाई जा सकती है, और लोग जो हैं वो, अच्छा खुदा की कसम ये हो जाए तो लोग इनके साथ हो जाएंगे, इनके साथ मिल जाएंगे, और इमरान खान और नवाज शरीफ को साथ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ इन एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। जमात इस्लामी के वाले से क्या कहेंगे? जमात इस्लामी, मैं समझता हूँ कि मुनव्वर हसन का जो रवैया है वो पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि वो दीनी जमात का अमीर है, लेकिन इसका बहुत कुशादा दिल है और उससे बात भी हो सकती है। हम तो मजाक भी कर लेते हैं मुनव्वर हसन से, वो बड़ी बेतकल्फी से मगर तहजीबी दायरे में रहकर बात करते हैं। अच्छा, लेकिन असल मामला जो है वो मुनव्वर हसन का जमात इस्लामी का नहीं है, असल मामला इमरान खान और नवाज शरीफ का है। देखे ना कि नवाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ ने पहले जरदारी के साथ फटा लगाया, वो नूरो कुश्ती थी, गो जरदारी गो, जरदारी तो नहीं किया, इन्होंने कहा कि गिलानी चला जाएगा, गो गिलानी गो, अब वो गिलानी के साथ आ गए। अच्छा, कहते हैं कि कमजोर के साथ मुकाबला करना चाहिए, तो गिलानी तो चला जाएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ सब चले जाएंगे, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि 2-3 महीनों के बाद गिलानी खुद इस्तीफा देगा। 2-3 दिन के बाद या महीनों? 2-3 महीनों के बाद, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले जी, बजट के बाद। देखिए ना, बजट से पहले मैं आपको लिख कर देना के तैयार हूँ कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत करे। नवाज शरीफ चाहते हैं कि 5वां बजट भी पाकिस्तान पीपल्स मैं समझता हूँ वफाकी बजट वो आएगा, उसके बाद सूबाई बजट मंजूर होगा, तो ये पंजाब हुकूमत रिस्क ले सकती है? नहीं ले सकती। ये बहुत सारी बातों पे ये एक हैं, इनके मफाद जो हैं वो इतिहाद के साथ जुड़े हुए हैं, इनका इतिहाद मफाद के ताबे होता है। ठीक है, ये अच्छा देखें, अमेरिका के झंडे पर एक है, अब भारत से तिजारत जो है उसके लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ज्यादा मुतहरक हैं, और जरदारी जो कुछ इस मुल्क के साथ कर रहा है उसका थोड़ा सा सवाब जो है वो नवाज शरीफ को भी मिलता रहेगा। राइट, कुछ और कॉलर शामिल कहते हैं। यासीन साहब हैं बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी फरमाइए यासीन भाई, फरमाइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ 4 साल हो गए इन्होंने पूरे मुल्क को एक तमाशा बना दिया, तमाशे की भी एक इंतहा होती है। मैं सदर साहब जब सदर नहीं बने वो कहते आधा घंटा में जेल में सोचता था रात को तन्हाई में, अब नहीं सोचते। मैं आर्मी चीफ और सऊदी अरब से अपील करता हूँ, हमारे 18 करोड़ अवाम पे रहम खाएं, इतना बुरा हाल है बिजली का, तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात है, मैं आपको एक और बात बता दूं, औरतें जिना पे मजबूर हो चुकी हैं, बच्चे घर का खर्चा चलाने के लिए, इनको वो कौन साथ देगा? हजरत उमर फारूक अल्लाह ताला को देखें जो रात को पहरा देते थे, इनको उसको शर्म करने, मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्फाज नहीं कह सकता जो मेरे दिल में है। यासीन साहब, बिल्कुल आपके जज्बात का हम एहतराम करते हैं और यकीनन ये पहुंच भी गए होंगे ऐवानों तक, हुकूमती ऐवान तक। एक और कॉलर भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, जैगम बात कर रहा हूँ खान का डोगरा। जी जैगम साहब फरमाइएगा। अच्छा सर, मसला लोड शेडिंग का 20 कॉल ड्रॉप हुई है, लेकिन दोनों कॉलर ने कहा कि लोड शेडिंग का मसला क्या जज्बात है। खुदा की कसम लोग तंग आ गए, सब्र का एक अजर होता है वो भी नहीं मिल रहा। वो फजर कब होगी कि जिसका इंतजार लोग तो मुतालबा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ आए और सऊदी अरब हमें तेल दे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सऊदी अरब से भी ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। ये बात मैं करना चाहता हूँ कि जनरल कियानी हुकूमत में ना आए, सियासत में ना आए, लेकिन आइन की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां उन पर हैं, वो ये सब कुछ ना देखें, ये जिल्लत और अज़ियत जो देख रहे हैं वो ये न देखें, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। पिछले दिनों गिलानी साहब से मुलाकात भी की आर्मी चीफ साहब ने, बताइएगा कि क्या मैसेज मुझे नहीं मालूम किया गया, कि क्या मुलाकातें करते हैं। ये नवाज शरीफ भी जाते थे वहाँ सदर में खाने खाकर आ जाते थे, तो वो क्या बातें करते थे भाई? वही बातें करते हैं, अपने मफाद की बातें, अपने मामलात की बातें करते हैं। देखिए, भारत से तिजारत के मुहर्रिक जो हैं वो शरीफ बरादरान है,
नवाज शरीफ ने भारत से वीज़ा ख़त्म करने का कह दिया था। तो मैं ये पूछता हूँ आपकी मार्फत से, आपके प्रोग्राम की मार्फत से माजरत के साथ अर्ज करता हूँ कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किसके खिलाफ किया था? भारत के खिलाफ। आठवीं धमाका किसके जवाब में किया था? भारत के जवाब। तो आज वो भारत से दोस्ती चाहते हैं, तो ये क्या 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 मतलब है इस बात का? क्यों चाहते हैं डॉक्टर साहब, बता दें नाज़रीन को। ये ताजर पे चलोगे, ये ताजराना दोस्ती है और ये ताजराना मिजाज के लोग हैं। और ये कहा गया था कि कोई हुक्मरान ताजर नहीं होना चाहिए। जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे तो उन्होंने तजारत छोड़ दी थी और अपनी दुकान बंद कर दी थी और फिर वो खलीफा बने थे। ताजर जो है वो अपना फ़ायदा सोचेगा, वो अपना सौदा बेचने के लिए सोचेगा। ये अपना सौदा बेचना है, इनके मन में सौदा नहीं है, इनके हाथों में सौदा है। और ये सौदा कर रहे हैं पूरे मुल्क का, पूरे मुल्क को। ये देखिए एक जुमला मैं कहूँगा कि खुदा की कसम ये सारा बहरान जो है ये मसनूई है, ये पैदा करता है। वरना हमारे यहाँ बिजली इतनी पैदा हो सकती है कि यहाँ पर लोड शेडिंग बिल्कुल ना हो। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ और कॉलर भी शामिल करें आपके जैसे काफी देर से कलाबाग डैम के बारे में सेनेट में बाकायदा तूतकार हुई कामिल आगा की और हाजी अदील की। अच्छा, हाजी अदील से पूछे ना कि कालाबाग डैम क्यों ना बनाया जाए, जबकि टेक्निकली उनके मुल्क का शमसुल मुल्क जो है वो कहता है कि सूबे के मुल्क ही है जो वो अपने सूबे को मुल्क समझते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा नाम किस लिए रखा उन्होंने? ये मैंने बिल्कुल जानबूझकर ये बात की है और ये आपके सामने आ जाएगी कुछ दिनों तक। यानी मैं ये समझता हूँ कि क्यों ये मुखालफत करते हैं कालाबाग डैम की, और जो कश्मीर में डैम बन रहे हैं उनके लिए क्यों कुछ नहीं कहते? शमसुल मुल्क साहब ने तो ये भी फरमाया है कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की ये बिल्कुल हक में है खैबर पख्तूनख्वा के भी, बल्कि तमाम मुल्क के हक में है। और जो सैलाब का पानी आता है ज़ाया होने के बजाय जब डैम में जमा होगा इससे बिजली पैदा होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, बिजली सस्ती होगी, लेकिन उस जानिब क्यों नहीं आ रहे? जनाब ये भारत का मनसूबा है, ठीक, और भारत ने अरबों अरबों रुपए जो है वो खर्च किए हैं। डॉक्टर साहब इंटरप्ट करना चाहूंगा, काफी देर से हमारे साथ कॉलर हैं, उनकी कॉल हम जरूर शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ जनाब। जी मुस्तफा साहब, ये 16 घंटे की लोड शेडिंग है और अभी मैंने आपकी बातें ही सुनी है क्योंकि टीवी तो आ नहीं रहा ना बिजली है, कि ये जो गरीब दुश्मन कालाबाग दुश्मन जो इत्तेहादी टोला है ये मुसलसल पिछले 30 साल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। इनकी वजह से कालाबाग डैम नहीं बना। और दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो आपकी ऑपोजिशन है इसमें तोड़ फोड़ इस इत्तेहादी टोले ने डाला हुआ है। यहाँ मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि वो नवाज शरीफ अगर अब वो जेन्युइन ऑपोजिशन में आए हैं, उन्होंने अपनी रौनियत छोड़ी है, तो आप क्यों रौनियत के एक अलमबरदार बन गए अब फरौनियत की हद तक कि जी उनके जलसे पटवारियों के हैं। आप अपोजिशन करें, गरीबों की बात करें, लोड शेडिंग की बात करें। हजारों गुना महंगाई हो गई है, दिन रात बिजली पानी के और ये गैस के रेट बढ़ रहे हैं और है भी नहीं, नायाब है चीजें। थैंक यू मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। अभी एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। में लाइन ड्रॉप हुई है, लेकिन जितनी महंगाई आप समझते हैं कि क्या कभी ये नौबत आ सकती है कि सदर आसिफ अली जरदारी खुद जरा गली मोहल्लों में आए, लोगों से मिलें और पूछें कि क्या हिसाब किताब है, क्या उनकी सूरत हाल है, दूसरी बात गुजर रही है? क्या बहुत सादा आदमी है, लेकिन नहीं ईवान सदर से तो वो बाहर निकलता ही नहीं है। पहली बार निकला उकाड़ा गया है। उकाड़ा क्यों गया है? उकाड़े में जो सरहद मिलती है भारत से वो खोलने के लिए गया है। उकाड़े में इसलिए जरदारी है, वो निकलता है तो कराची बिलावल चला जाता है और गड़ी खुदा बख्श चला जाता है, वो तो कहीं आता जाता ही नहीं है। ठीक, लियारी के साथ जो कुछ किया जरदारी साहब ने, लियारी वाले बड़े मायूस हैं जरदारी साहब से। वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तस्वीरें नजर आतिश की गई हैं। लियारी उनके हाथ से निकल चुका है, वो हाथ से निकल जाए, पाकिस्तान उनसे हाथ से निकलता जा रहा है, वो पाकिस्तान को खुद अपने हाथ से निकाल कर दे रहे हैं। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये सदर पाकिस्तान है जरदारी। मैं जब वो जेल में था तो उसके लिए मैंने कालम भी लिखे थे। तो ये सदर पाकिस्तान है। क्या ये अमेरिका का सदर बन सकता है? क्या ये भारत का सदर बन सकता है? खुदा की कसम इसको ईवान सदर का चपरासी भी कोई नहीं बनाएगा। मैं ये बहुत यानी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ। इसलिए मैं सदर जरदारी के सामने की खिदमत में जो गुजारिश करता हूँ कि तारीख में कुछ कर जाओ, तुम ऐसा कर जाओ कि लोग याद रखें तुम्हें। डॉक्टर साहब एक और सादा सा सवाल गिलानी साहब के हवाले से भी बताइएगा कि वो दौरे लंदन पर जा रहे हैं और आपको भी दावत दी गई है। जी, जब मुझे अकरम शहीदी ने जो प्रेस सेक्रेटरी है वज़ीर आज़म का, उसने 2 दफ़ा फ़ोन किया है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म के साथ लंदन जाने के लिए तैयार नहीं।
2 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा, मैंने अच्छा मुझे फरजान राजा ने फ़ोन किया कि ऐवान सदर में भी आपके हवाले से बात हो रही थी। मैंने कहा ये मुझे अफसोस है कि मेरी बात ऐवान सदर में हो रही थी, लेकिन मैं ऐसे वज़ीर आज़म के साथ वो किस मुँह से जा रहा है, वो बताएगा वहाँ पर कि मैं सजा याफ्ता हूँ। ठीक, अच्छा देखो सजा याफ्ता कौन नहीं है इस मुल्क में, हर जो हुक्मरान है वो सजा याफ्ता है। अल्ताफ़ हुसैन सजा याफ्ता नहीं है, बिल्कुल सही। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं है, बिल्कुल है। इमरान खान भी 2-4 दिनों के लिए डेरा गाजी खान की जेल में गए थे। एक मुझे कोट लखपत जेल से कैदी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा अजमल साहब हम तो आजकल बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं कि आजकल कैदियों की हुकूमत है पाकिस्तान पर। ठीक, तो मैंने कहा था कैदियों के लिए एजाज़ की बात, हाँ कैदियों को गिलानी, ठीक, अच्छा, लेकिन मैंने कहा था कि ये कैदी जो काश ये कैदी कायद बनने की कोशिश करते, ये कैदी और कायद के दरमियान जो एक खलीज है उसको पाटने की कोशिश करते, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बड़े लीडर होते, बड़े कायद होते। मगर अफसोस ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सियासतदान इस वक्त मंजरनामे पर नहीं है। राइट, और नाज़रीन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू मुलाज़ा पे तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं। बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त कॉलम की जानिब। अच्छा सर, जी डॉक्टर साहब, जी अमीरों के सियासतदानों के एहसास ज़ाहिर किए गए, उसमें ये एक एहसास है कि भाई वज़ीर आज़म गिलानी और मुल्ला फजल रहमान के पास अपनी कार भी नहीं है, बेचारे साइकिल पर फिरते हैं और वो साइकिल चलाते से गर्मी में थक जाते हैं। तो ये देखिए ना, ये क्या मजाक इस कौम के साथ किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी, पहले अमीर जमात इस्लामी गरीब होता था, अब अमीर जमात इस्लामी के लिए अमीर कबीर होना शर्त है, और मुनव्वर हसन तो गरीब हैं मगर लियाकत बलोच फरीद पराचा के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा चलें आप, ये आपकी अपनी जाती राय, इस पे हो सकता है कि किसी को एतराज़ भी हो, लेकिन डॉक्टर साहब का जो कॉलम है मार्च का महीना, लॉन्ग मार्च और सुनामी मार्च, इस वाले से कॉलम लिखा है, लिखते हैं डॉक्टर साहब कि अब इमरान खान का सुनामी मार्च भी आने वाला है, लॉन्ग मार्च रॉन्ग मार्च बन चुका है और सुनामी मार्च बदनामी मार्च होगा। आगे लिखते हैं कि इस पर चौधरी शुजात का तबसरा यह है कि मार्च का महीना तो गुजर गया, अब तो जून का महीना आने वाला है। अपोजिशन की तरफ से और कुछ मीडिया के आदमियों ने कहा था कि मार्च में कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं कि बात लॉन्ग मार्च की हो रही थी और कहाँ निकल गई, मगर सेनेट के इलेक्शन भी मार्च में हुए थे। मार्च की 23 तारीख बहुत अहम है, मेरे ख्याल में 23 मार्च 14 अगस्त से भी ज्यादा अहम है। और आखिर में लिखते हैं डॉक्टर साहब कि अब मुकाबला अपोजिशन का अपोजिशन के साथ है, नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला शुरू हो गया है, दोनों की सियासत मार्च पर आके ठहर गई है और लॉन्ग मार्च और सुनामी मार्च इसका फायदा बहरहाल सदर आसिफ अली जरदारी को होगा। जी, फायदा जरदारी साहब को कैसे होगा? होगा उसको, ज़ाहिर है इमरान खान और नवाज शरीफ टकराएंगे तो किसको फायदा होगा, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि नुकसान पाकिस्तान का होगा, फायदा इन सब का होगा। हर बंदा अपने फायदे के लिए कर रहा है। इमरान और नवाज शरीफ के दरमियान क्यों मुफाहमत नहीं होती? इनमें से ये फैसला कौन करेगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा या इमरान खान होगा? और दोनों जो हैं वज़ीर आज़म होने के लिए मरे जा रहे हैं, तो फिर कैसे मुफाहमत हो सकती है? लेकिन मार्च, इसमें चौधरी शुजात की जो बात है बहुत खूबसूरत है कि भाई मार्च का महीना तो गुजर गया, अब तो जून आने वाला है, तो जून में तो बजट है, इसलिए ये अपोजिशन जो इस गवर्नमेंट को गिराना ही नहीं चाहती, और जो कभी गिराना नहीं चाहती थी। मैं ये तो शाम आपको अर्ज करूँ, एक और सादा सवाल पूछूं जी, चौधरी शुजात साहब की आज बड़ी हिमायत कर रहे हैं आप, क्यों? मैं इसलिए हिमायत कर रहा हूँ कि वो हमेशा ऐसी बात करता है कि जो बहुत यानी उसमें राज होते हैं, उसमें खूबसूरती, इसकी मजीद जामिनी भी कई बार तक उसने नजरिया पाकिस्तान के हवाले से भी कई तारीफी बातें की थी। जब शनाख्ती कार्ड का एक मसला चला था तो उस वक्त नजरिया पाकिस्तान के हक में बात की थी चौधरी शुजात ने। देखिए, चौधरी शुजात कहता है इमरान के लिए कि जी वो बातें तो तब्दीली करता है, बंदे हमारे लिए जा रहा है। तो ये देखिए इस बात में क्या, मैं समझता हूँ कि कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो ऐसी बात करे कि जिस पर ठहर कर सोचने के लिए सब आवाम की बात क्यों नहीं करते? आवाम की बात करते हैं, कहाँ करते हैं? आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। चौधरी साहब ने क्या बात जी, काफ लीग जीत गई है उधर, और मुस्लिम लीग नून का रिजल्ट रोक लिया गया, क्यों? इसलिए कि धांधली की है उन्होंने, और धांधली जो है दिखाई गई है। ये इल्जामात नून लीग वालों ने भी लगाए डॉक्टर भाई। काफ लीग जो है वो क्या धांधली करेगी? वो तो हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में तो है नहीं, उनकी वफाकी मरकजी हुकूमत में है ना, यानी ये तो सूबे की हुकूमत है। मरकजी हुकूमत ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं। आपने देखे गिलानी साहब के बेटे जो जीते मुल्तान से, वो किस वजह से जीते हैं? रिसोर्सेज पंजाब हुकूमत जितवाना चाहती थी उसको। आप अजीब, मैं फिर आपको तीसरी बार साझा करूं, उसको पंजाब हुकूमत जितवाना चाहती थी।
वो बाकायदा ये मुआहदा हुआ था कि जावेद हाशमी की सीट पर नून लीग का आदमी जीतेगा और जो पीपल्स पार्टी की सीट है वहाँ पर पीपल्स पार्टी का आदमी जीतेगा। चलें ठीक है। ये तो मफाहमत थी, आप क्या बात करते हैं। हम तो चूंकि इन हैं इनमें वर्किंग जर्नलिस्ट में मुझे पता होता है कि कौन सी। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि काफ लीग का जीतना जो है ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है नून लीग के लिए, ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। और देखिए ना, यानी मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग के उम्मीदवार का रिजल्ट रोका गया है तो इसमें कोई बात तो होगी, कुछ तो होगा इसमें। और धांधली की बातें मैं समझता हूँ, मैंने कहीं किसी टीवी चैनल पर काफ लीग के बंदों की धांधली नहीं देखी है। तो बहरहाल देखिए, सारी धांधली काफी के बंदों की है। 23 मार्च जी, वो भी तो मार्च है ना, 23 मार्च, लेकिन 23 मार्च को जो फौजी परेड होती थी वो रोक दी गई है। बिल्कुल सही। और वो ये रोकी है इन्होंने, अपना जनरल मुशर्रफ ने रोकी थी, यानी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है इसमें। देखिए आखिर में एक बात मैंने की है, मसलन ये कहते थे कि मार्च से आगे हम पीपल्स पार्टी को नहीं जाने देंगे, हम सेनेट का इलेक्शन ही नहीं होने देंगे, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल हो जाएगी पीपल्स पार्टी को, और जो भी हुकूमत आई वो कौमी असम्बली में अगर बिल पास भी करा लेगी तो सेनेट में पास नहीं होगा। डॉक्टर साहब बातें बड़ी खूबसूरत हो रही है, लेकिन वक्त की कमी है। एक जुमला मैं कहूँगा, आखिरी जो जुमला मैं कहा तो जो आपने नहीं पढ़ा, एक क्विक मार्च भी होता है। क्विक के मैंने जल्दी है, ये जल्दी बड़ी देर से आती है और बड़ी देर से आएगी ज़रूर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनरल कियानी साहब को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें सियासतदानों से कोई उम्मीद अब नहीं रही है, किसी को उम्मीद नहीं है। आप कॉलर्स की बातें में सुनते रहे, वो जो उन्होंने कहा है कि सियासतदानों से उम्मीद नहीं है। अब एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मुखलिस हो, जो पाकिस्तान के लिए सच्चाई के साथ सोचता हो, जो मुहिब्बुल वतन हो, जो नजरिया पाकिस्तान में यकीन रखता। बिल्कुल सही। और क्विक मार्च कोई और करे ना करे, हम इदारे की जानिब क्विक मार्च करते हैं। और इदारिया नाज़रीन, आज का कि वज़ीर दिफा की ड्रोन हमलों के खिलाफ बेबसी और नेटो सप्लाई की बहाली पर इस्तार, क्या आलमी कवानीन हमें अपने दिफा का हक नहीं देते, सवालिया निशान। आखिरी लाइन है कि अहमद मुख्तार को अगर अमेरिका के मफादात ज्यादा अजीज हैं तो वो मुल्की और कौमी सलामती से मुतालिक अपने मनसब से अलग होकर अमेरिका की खिदमत गुजारी करें। बसूरत दीगर वज़ीर दिफा पाकिस्तान की हैसियत से मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ ही उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है और ड्रोन हमलों का तसलसल उनकी इस जिम्मेदारी के लिए एक चैलेंज है। वो इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होना चाहते तो उन्हें वज़ारत दिफा के मनसब पर फायज रहने का भी कैसे हक हासिल हो सकता है। और वक्त की कमी है डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि नेटो सप्लाई किस लिए होती है कि तालिबान को पर हमले किए जाएं, पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए जाएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। तो क्या ये आलमी कवानीन है जिनकी पाबंदी करना चाहते हैं वज़ीर दिफा? वज़ीर दिफा मैं बड़ी माफ़ी के साथ करता हूँ कि ये लोग नाअहल लोग हैं, खुदा की कसम, ये नालायक लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आती कि क्या बयान दे रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। और मुझे कहा जा रहा है कि वक्त की कमी है और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे बात होगी। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह शामिल करना चाहेंगे, अगर हम खुद को बंगाली, पंजाबी, बलोची और सिंधी वगैरह पहले और मुसलमान और पाकिस्तानी बाद में समझने लगेंगे तो फिर पाकिस्तान लाजमन पारा पारा होकर रह जाएगा। ढाका में 31 मार्च 1948 को कायद आज़म ने यह फरमाया था और आज हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक अगर हम इकट्ठे होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रखे। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।